आज का पॉडकास्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऑटिज्म एक बीमारी है। मुझे भी आज ही पता चला है कि ऑटिज्म बीमारी नहीं, एक कंडीशन का नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद, जो कि बेसिस के क्लिनिकल डायरेक्टर हैं। आए चलें उनसे मिलते हैं और पूछते हैं ऑटिज्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में बढ़ते हुए ऑटिज्म के केसेस, क्या ये शुरू से ही ऐसे चले आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस अब जाके हुई है, या फिर ये कोई नई एक पाकिस्तान में जो है वो चीज़ आई है? नहीं तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये पहले से भी हैं केसेस। लेकिन अभी जितना केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो इसमें मेन जो किरदार है वो अवेयरनेस का है। हम्म। लोगों में अवेयरनेस आ गया। पहले हम इग्नोर कर देते। अगर किसी बच्चे में इस तरह कोई चेंजेस भी आ जाते तो हम रिलेट कर देते कि कोई नहीं, इसके दादा इसके फलाना फलाना भी लेट बोले थे, उसमें ये भी बिहेवियर्स आते थे, वो भी खुद ठीक हो गया था। तो हम एक टाइप का इग्नोर करते थे उस बच्चे को। फिर लेट जाके उस बच्चे को हम प्रॉपरली दूसरे कैटेगरी में रख लेते कि ये तो मतलब नॉर्मल नहीं है, हम्म। ये तो जो हमारे आम बच्चे हैं उन जैसा नहीं है। एक लाइक वो हम पागल ही समझते थे। लेकिन अभी माशाल्लाह लोगों में अवेयरनेस आते हैं तो केसेस भी इसी तरह ही आ रहे हैं। लोगों को अर्ली इंटरवेंशन का पता चला, पहले ही पता चला। जिस तरह अर्ली इंटरवेंशन में बच्चों को पता, लोगों को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे में ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो फिर डायग्नोस करते हैं और फिर अर्ली ही थेरापीज़ वगैरह शुरू कर देते हैं। तो चीज़ तो पुरानी है, लाइक हम्म। ये नहीं है। लाइक आप अगर हिस्ट्री देखें तो काफ़ी सीनियर पर्सनैलिटीज़ हैं, साइंटिस्ट भी हैं, जो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड है उनमें से काफ़ी लोग हैं जो इसी कंडीशन के साथ हैं। लेकिन वो जो एडवांस कंट्रीज़ है उनमें अवेयरनेस था, उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं और अवेयरनेस भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बताएं कि ऑटिज़म बेसिकली होता क्या है? अच्छा, ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं अच्छा। है। मोस्टली हमारा एक परसेप्शन है, या हम एक हमारी एक सोच है कि अगर ऑटिज़म है तो ये कोई बीमारी है। ऑटिज़म बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है। और ये समझो कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से सिर्फ डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये नहीं कि वो बच्चा दूसरे बच्चों से कम है। अच्छा। लाइक इसकी नॉर्मली हम जो फीचर्स देखते हैं या साइंस होते हैं, बच्चे के सोशल इंटरेक्शन कम होते हैं, बच्चों के बिहेवियर इश्यूज होते हैं, और सोशलाइजेशन नहीं करते बच्चे। तो इस तरह कुछ साइंस होते हैं जो बच्चा दूसरे बच्चों से डिफरेंट करता है। लेकिन इसका वो मतलब नहीं है कि बच्चा कम है या उसे ज़्यादा है या ये कोई बीमारी है। तो बीमारी नहीं, एक कंडीशन है। ये ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम पे हो जाता है। इसके डिफरेंट काजेज़ है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बच्चों के कुछ बिहेवियर्स होंगे जिनको देख के आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। जी, जो अच्छा, मैं जो अपने सेंटर्स में या मेरे पास जो पेरेंट्स भी आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कुछ साइन सिम्टम्स पे बच्चे को लेबल नहीं करते कि हम्म। ऑटिज़म है या ऑटिस्टिक बच्चा। हाँ, इनके होते हैं बिहेवियर्स या इस तरह साइन सिम्टम्स, लाइक बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं करता। हम्म। बच्चे के सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, वो शोर से तंग हो जाता है, वो लाइट से तंग हो जाता है, रोने लग जाता है। उस पे स्पेसिफिक आवाज़ें भी बुरे लगते हैं। लाइक अगर आपके घर में जूसर ऑन है, ट्रिमर चलता है, तो इस तरह आवाज़ों से बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है। हम्म। ये एक सेंसरी इश्यूज़ हैं। बच्चा बाहर धूप में खेलता है तो रोने लग जाता है, वो धूप से भी हाइपर हो जाता है। सोशलाइजेशन नहीं करता, बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता। तो इस तरह ये बिहेवियर इश्यूज होते हैं बच्चे के, जो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं जो आपको ये इंडिकेशन देता है या आपको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों से तो डिफरेंट हैं। फिर पेरेंट्स जिनको आइडिया होता है या जिनको पता होता है, फिर वो प्रॉपरली जाके असेसमेंट कराते हैं। असेसमेंट, एडोज असेसमेंट होते हैं, बाकी असेसमेंट होते हैं। तो उसके थ्रू फिर पता चल जाता है। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब वो हर बच्चा तकरीबन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा होता है। हम्म। तो डिफरेंट तरीके से उसकी पेरेंटिंग हो रही है, डिफरेंट एक उसका एनवायरनमेंट है। तो कोई ऐसी मतलब कि कोई रीज़न इस तरह की आपने अभी तक एक्सप्लोर की है जिसकी वजह से ये ऑटिज़म बच्चों में आता है? अच्छा, पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि मादर फादर दोनों जॉबियंस है, हम्म। बच्चों को टाइम नहीं दिया, बेड पेरेंटिंग की वजह से ना बच्चा ऑटिस्टिक हो गया था, या बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिया,
मोस्टली हमारे जो आजकल ये मैथ चल रहा है कि कोरोना के दौर में ना हाँ जी। सारे घर हो गए तो बच्चों को मोबाइल दिया तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन एविडेंस ये चीज़ें प्रूव नहीं करता क्योंकि ये जेनेटिक भी हो सकते हैं और ये ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान भी हो सकता है, बिफोर बर्थ भी हो, ये चेंजेस हो जाए, जब ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं तो उस दौरान हो जाता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक ही नहीं है कि बेड पेरेंटिंग की वजह से या स्क्रीनिंग की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से बच्चे को इग्नोर किया तो इसमें, हाँ इन चीज़ों का रूल्स हैं, बेड पेरेंटिंग का और स्क्रीन का रूल्स हैं बच्चे में, ये तो आम बच्चों के भी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है, बट इट डजेंट काज ऑटिज्म। सही सही। अच्छा, अगर हम वेस्ट वर्ल्ड को देखते हैं ना, तो वहाँ पर बड़ा इस चीज़ को लेकर शुरू से ही बच्चों की केयर की जाती है। पाकिस्तान में हमारी जो बच्चों की स्कूलिंग है और जो घर का माहौल है और जो मतलब कि पाकिस्तानी अवाम है, उनकी जो अवेयरनेस है ऑटिज़म को लेकर, वो कुछ बेहतर हुई है पहले से? अभी सर बेहतर हुई, आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ या उस साइड की बात की। सर वो यहाँ मैं ये पहले मैंने आपको बताया कि ये बच्चे कम नहीं हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ। एक कंडीशन है, एक मेरा एक टेस्ट फ्लेवर है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, आपका एक डिफरेंट हो सकता है, बट इट डजेंट मीन के मैं आपसे कम हूँ या आप मुझसे कम हैं, बिल्कुल। डिफरेंट होते हैं। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो टाइमली इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको डायग्नोस करते हैं, फिर अर्ली इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, थेरेपी शुरू कराते हैं कि बच्चा जब 5, 6, 10 साल तक हो जाते तो इनकी जो बिहेवियर्स वगैरह हैं वो मोस्टली मैनेज हो जाते हैं। मैं अक्सर ये सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि ये फ़लाना आर्टिस्टिक बच्चा था, इसने प्रोफेसर बन गया, इसने ये अचीवमेंट्स किए हैं, क्योंकि वो लोग को पता है कि ये कोई बीमारी नहीं है और इन लोगों की दिमाग बहुत तेज़ काम करते हैं और ये बहुत फोकस के साथ काम करते हैं। अगर एक चीज़ आप उनको देंगे तो वो कंसंट्रेशन पूरी उसी में होते हैं और वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है तो हम हमारा तो एक अर्ली इंटरवेंशन ही है। पहले तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, मोस्ट जो बड़ी बात है हम एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मेरा बच्चा आर्टिस्टिक नहीं है या क्योंकि पेरेंट की भी इसमें गलती ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी भी इस तरह है कि फिर हम फ़ौरन जजमेंट शुरू करते हैं, बच्चे को जज करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ये चीज़ को छुपाते भी हैं कि मैं किसी को ना बताऊं कि मेरा बच्चा आर्टिस्टिक है। लेकिन अभी चूँकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो चीज़ लोग अभी प्रेफर करते हैं कि हमारे पास बच्चे 2.5 2.5 साल के भी बच्चे आ जाते हैं, 3 साल से पहले की बच्चे आते हैं। तो जितनी जल्दी आप इनके इंटरवेंशन शुरू करते हैं इतनी जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट भी आ जाते हैं और वो प्रॉपरली मेन स्ट्रीम की तरफ से और एक फ्रूटफुल और पर्पसफुल लाइफ शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने कुछ सीजन्स भी इस तरह के देखे हैं जो रियल लाइफ पे बने हुए हैं, एग्जैक्टली। और उसमें यही चीज़ कन्वे की गई है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे थे, बड़े होके वो बड़ा मतलब जो है फोकस के साथ उन्होंने जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट किया है एज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। और मुझे बताएं थोड़ा सा बेसिस के बारे में कि बेसिस करता क्या है, कैसे इसको बनाया गया, कौन इसको रन कर रहा है, और क्या क्या चीज़ें आप लोग वहाँ पे कर रहे हैं? ठीक है। बेसिस थेरापीज, बेसिस बिहेवियर एंड स्पेशल एजुकेशन, तकरीबन 8 साल हो गए इनको पाकिस्तान में और इनको रन कर रहा है डॉक्टर जवाहर अलवी। वो खुद शी हैज़ 25 year एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। अच्छा अच्छा। शी इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ बेसिस पाकिस्तान एंड आल्सो ब्राउन बेयर अर्ली इंटरवेंशन शिकागो। तो वही रन कर रहे हैं, उनके अंडर सुपरविजन सारे हो रहे हैं। पाकिस्तान में 8-9 ब्रांचेज़ हैं बेसिस के। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, सही। लाहौर में है, गुजरात में है, कराची, सियालकोट, मुल्तान, मर्दान, तो इन सारी सिटीज़ में हैं। सारी सुपरविज़न डॉक्टर जवाहर अलवी ख़ुद कर रही हैं और हमारे पास डिफरेंट थेरापीज़ हैं और थेरापीज़ में हम सेंसरी वो ऑक्यूपेशन थेरापी प्रोवाइड करते हैं, बिहेवियर थेरापी, स्पीच थेरापी, फिजियोथेरापी, मोंटेसरी, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ये डिफरेंट प्रोग्राम और थेरापीज़ है जो हम रन कर रहे हैं। और हमारा जो डिफरेंट हैं वो ये हैं कि हम अमेरिकन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और सही। सारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है। ठीक ठीक। मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। सेकेंडली, जो लोग वहाँ पे बच्चों को मैनेज कर रहे होते हैं,
जी जी। वो टीचर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं और वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? ठीक है, मैं खुद बाय प्रोफेशन क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट हूँ। सही। तो मैंने फिजियोथेरापी किया है, 7 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में। मैं यूके से ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में और बॉडी एडजस्टमेंट में सर्टिफाइड हूँ। मॉडर्न टेक्निक्स वाई नीडिंग इनमें भी यूके से मेरी सर्टिफिकेशन है। सेम मैंने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी किया है, जो इस तरह जो बच्चे होते हैं जो सेंसरी इश्यूज़ के साथ, स्पेशल मैंने ये कोर्स इन्हीं अच्छा। बच्चों के लिए किया था। सही सही। और स्ट्रोक मैनेजमेंट बोर्ड सर्टिफाइड भी हूँ मैं। और जो हमारे पास स्टाफ हैं, लाइक हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, स्पीच डिपार्टमेंट, ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, बिहेवियर। तो हर डिपार्टमेंट में हमारे अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। लाइक अगर तो बिहेवियर डिपार्टमेंट की आप बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरापिस्ट हैं सारे। स्पीच डिपार्टमेंट में सारे हमारे पास स्पीच थेरापिस्ट हैं। जो जो डिपार्टमेंट है कंसर्न उनके ही अपने क्वालिफाइड स्टाफ हैं। फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट में फिजियोथेरापिस्ट है, ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हैं। जो हमारे मोंटेसरी हैं, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जिसमें होते हैं जो बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल नहीं जाते तो उनका हमारा अपना सेटअप है। उसमें हम स्कूलिंग पे काम हम्म। करते हैं और स्कूलिंग में हम बेकन हाउस के कोर्स फॉलो करते हैं, उनका ईपीज़ बनाते हैं, वही फॉलो करवाते हैं। तो वो जो हमारा स्टाफ है वो भी क्लिनिकल ही साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि जो नॉर्मल टीचर्स है वो हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारा इसलिए है कि उनको बच्चे पता होता है, वो बच्चों के साइकी, बच्चों के बिहेवियर सब कुछ नोट करते हैं। तो इसी लिहाज से हमने जो टीचर्स भी हाँ मोटिसरी के लिए हायर करने होते हैं, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ मिथ्स की बात की थी, तो ये बताएं कि फ़ोन स्क्रीनिंग कितना अफेक्ट करती है ऑटिज़म को, एक ऑटिस्टिक बच्चे को कितना अफेक्ट करती है? अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि लाइक जो रीज़न है, रीज़न में स्क्रीन टाइम नहीं आता। हम्म। स्क्रीन टाइम वैसे भी मैंने आपको कहा था कि बच्चों के लिए हज़ार्ड ही ऐसे अच्छा नहीं है, हम्म। कुछ एज लिमिट तक। कि अगर आप बच्चे से स्क्रीन दूर रखें तो बच्चे का वो जो माइंड ग्रोथ होता है वो टाइमली अच्छा अच्छा हो जाता है। अब इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं। उन्होंने बचपन से मतलब 1 साल के बाद पेरेंट्स उनको अगर बोर होता है तो पेरेंट्स फ़ौरन उनको मोबाइल दे हम्म। देते हैं। उसका ये इफ़ेक्ट है कि बच्चे अब जो मॉडर्न है वो कह रहे हैं कि वर्चुअल भी एक ऑटिज़म होता है। हम्म। कि बच्चे प्रॉपरली, हमारे पास बच्चे आते हैं, मैंने खुद देखे हैं, वो बच्चे प्रॉपरली कार्टून वाले लैंग्वेज में बातें करते हैं हमारे साथ। हाँ। वो पेरेंट उनके करते हैं कि ये तो जब हमारे घर में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी हमने घर में यूज़ भी नहीं किया होता है। डिफरेंट मतलब दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, वो आप देखें कि मतलब देसी पेरेंट्स होते हैं उनके, लेकिन वो इंग्लिश बोल रही होती हैं और बड़ी प्रॉपर इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट के साथ वो बोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़, यही स्क्रीन के इफेक्ट से वो इंग्लिश वो करते तो हैं, लेकिन वो जो हमारी रियल वर्ड्स हैं, हम्म। हमारी सराउंडिंग है, वो बच्चे उनसे कट हो जाते हैं। उनका बस एक दुनिया है मोबाइल के अंदर, वो उस मोबाइल के अंदर ही होते हैं। तो माइंड ग्रोथ कर रहा है, इस एज में बच्चे को एक्सप्लोर करना होगा, उसको पता होगा कि बच्चे हैं, सोशलाइजेशन है, बाकी बच्चों के साथ मैंने खेलना है, बाहर क्या हो रहा है। तो इसी वजह से फिर अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो बच्चों पे इफेक्ट होता है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड से कट होके एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं बच्चे। ठीक ठीक। और आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को किस थेरेपी की ज़रूरत है? क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे हैं। जी जी। कौन डिसाइड कर रहा होता है ये सारी चीज़ें कि किस बच्चे को कौन सी थेरेपी चाहिए? अच्छा, उसका हम प्रॉपर पहले असेसमेंट करते हैं हम्म। बच्चे के असेसमेंट करते हैं, उनको देखते हैं कि इनको आया बिहेवियर इश्यूज़ हैं, और बिहेवियर इश्यूज़ हैं तो कितने इश्यूज़ हैं बिहेवियर। लाइक बच्चा क्या करता है, बच्चा सिटिंग स्पेन है बच्चे की, हम्म। बच्चा बैठता नहीं है, बच्चा एग्रेशन बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, इंटरेक्शन नहीं करता, बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता, बच्चे की स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। सेम वही चीज़ है हम्म। कि उसी चीज़ में हम लेके जाते हैं। या बच्चे की स्पीच नहीं है, बच्चा बिल्कुल सिंगल वर्ड्स पे मामा पापा नहीं बोल सकता, 2 ढाई 3 साल उम्र हो गई बच्चे का, मामा पापा
नहीं बोल सकता, या सेम सेंसरी इश्यूज़ हैं, तो हम एक प्रॉपरली हमारा एक तरीका है असेसमेंट का, हम फार्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं वो असेसमेंट करते हैं, फिर उसी असेसमेंट बेस पे हम पेरेंट के साथ डिस्कस करते हैं। पहले हमने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है कि ये इश्यूज़ हैं, तो पेरेंट्स भी कंसर्न पूछते हैं कि आपको क्या क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, फिर उसी बेस पे हम उनको थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आपके बच्चे को इतनी थेरेपीज़ की ज़रूरत है। अब जितना बच्चे की उम्र बढ़ रहा है, सेम वही बिहेवियर उनके स्ट्रांग हो रहे हैं, वही स्पीच उनका डिले हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर बात है अब बच्चा 5-6 साल के बाद तो स्पीच में इम्प्रूवमेंट कम ही आते हैं एज़ कम्पेयर टू 3 इयर्स 2 इयर्स के बच्चे में। बिल्कुल। 2.5 साल से आपने शुरू किया, 3 साल 3.5 साल में आपने शुरू किया, और एक बच्चे को आपने 6 साल में शुरू किया, तो डिफरेंस है। बच्चे की बिहेवियर स्ट्रांग हो गए, बच्चे की स्पीच और डिले हो गया, और इनके सेंसरी इश्यूज और स्ट्रांग हो गए, तो इस पर इतना ज़्यादा टाइम भी लगता है और इतना मुश्किल है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप जितनी जल्दी आपको, अगर तो 2-2.5 साल की उम्र में बच्चे के बिहेवियर्स, जो कि मैंने बताया कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं करता, बच्चा सोशलाइजेशन नहीं करता, बच्चे के बिहेवियर्स आपको आ जाते हैं नज़र, तो आप कंसल्ट करें किसी स्पेशलिस्ट के साथ। किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए, वो ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हों, वो चाइल्ड्स का साइकोलॉजिस्ट हों, पेडियाट्रिशियन हों, उनको दिखाए, उनके साथ कंसल्ट करें। वो फिर आपको गाइड करेंगे कि बच्चे को कितनी ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत है। वो बच्चों की सोशल इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अच्छा, सोशल इंटरेक्शन बच्चे का पहले हम डेवलप करते हैं कि सोशल, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो कि बिल्कुल सोशल नहीं होते, वो अपने पेरेंट्स के अलावा अपने थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाते हैं। फिर जब उनकी थेरेपी शुरू करते हैं, बच्चा आराम आराम से सोशलाइज हो जाता है, पहले पेयरिंग करता है अपने थेरेपिस्ट के साथ, फिर अपने कोलीग के साथ। फिर हमारी थेरेपीज़ में प्रोटोकॉल में ये होता है कि उनके टास्क ऐड करते हैं, लाइक बाकी टास्क के साथ साथ वो सोशलाइजेशन के टास्क ऐड करते हैं। बाकी बच्चों के साथ बिठा के उनके साथ टॉयज़ वगैरह दे के खेलते हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ कराते हैं। बाकी जो स्टाफ होता है, जो लाइक मैं आपको बताऊं कि बिहेवियर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इस पे ज़्यादा काम करते हैं, तो वो बाकी जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके साथ मिलाता है, सलाम करता है, और उनको शेयरिंग कराते हैं कि ये चीज़ फ़लाना तो दे दे। तो इस तरह ये चीज़ें होती है कि बच्चे को सोशलाइज़ करते हैं। फिर हमारे जो सेंटर हैं, हम प्रॉपरली वहाँ पे हमारी हर इवेंट हो रही है, लाइक हमारे अगर कोई रिलीजियस इवेंट्स हैं, हमारे ईद हैं, रमज़ान हैं, वहाँ पे एक प्रॉपरली एक अफ्तारी हम सेटअप बनाया होता है। बच्चों को ये कंसेप्ट देते हैं कि हमारे सोसाइटी में अफ्तार भी होता है, हमारी सेहरी का ये सिस्टम होता है, या मिलाद है, मिलाद का पूरा हम एक सेटअप बनाता है, एक रूम बनाया होता है। वहाँ पे प्रॉपरली जिस तरह हम मिलाद मनाते हैं सोसाइटी में, वो चीज़ होते हैं। वो सिर्फ इसी सोशलाइजेशन के लिए हम कराते हैं कि बच्चा कल ये ना हो कि हमारे मोहल्ले में गली में मिलाद हो और बच्चा रोए कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चों की ये चीज़ें डेवलप करना होता है कि बच्चे हमारे सोसाइटी में मिलाद हैं, ईद हैं, मुहर्रम हैं, तो इन चीज़ों की कंसेप्ट देते हैं। तो इस तरह बच्चे फिर सोशलाइज हो जाते हैं। जब हम एक कंट्रोल सिस्टम में, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में ये चीज़ें डेवलप करते हैं, फिर सोशलाइजेशन कराते हैं, फिर जब बाहर सोसाइटी में वो इंटरेक्ट करता है तो बच्चा बेहतर होता है। अच्छा, एक चीज़ है हाइपर एक्टिविटी। उससे कभी कभी तो हम भी जाके बड़े तंग हो जाते हैं बच्चों की हाइपर एक्टिविटी की वजह से। तो उसके बारे में आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, बच्चे अगर शरारत ना करे तो फिर बच्चे ही नहीं हुए हैं। बच्चे शरारतें करते हैं, लेकिन कुछ जो मतलब ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, या ADHD के साथ जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जी इतना बूस्ट होता है कि आप थक जाएंगे उनको थकाने में, लेकिन वो नहीं थकते हैं। तो हम प्रॉपरली एक तो ये है करते हैं कि जो हमारे ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट में वहाँ पे उन पे काम होता है। सेकेंडली हम एक होम प्लान बना के देते हैं पेरेंट्स के लिए कि आपने घर में इनके साथ क्या क्या काम करते हैं, पूरा एक प्लान होता है। वो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम पेरेंट्स को बुलाते हैं डिपार्टमेंट पे, फिर पहले थेरेपिस्ट उन पे परफॉर्म करता है, फिर उधर ही थेरेपिस्ट के प्रेजेंस में पेरेंट्स से कहते हैं कि अब आप इस पे अप्लाई करें जो जो चीज़ आपके घर के लिए हमने आपको बताए, ताकि हम आपकी करेक्शन करें अगर कहीं पे। ज़ाहिर बात है वो एक स्पेशलिस्ट है अपना और एक पेरेंट है, तो वो हम करेक्शन करते हैं, फिर एक वो होम प्लान दे देते हैं कि वो अपने घर में करना है। लेकिन सिंपली मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे हाइपर होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि इनको पार्क लेके जाओ, इनको खिलाओ, इनको ज़्यादा वाक करवाओ,
तो वो फिर ठीक हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सा से ज़्यादा रिलैक्स। उनको थकाया जाए। जितना ज़्यादा इनको थकाया जा सकते हैं तो थकाओ, फिजिकल एक्टिविटी कराओ घर में उनसे, पार्क ले जाओ, उसके साथ रनिंग, अगर आप रनिंग करते हैं, बच्चा इतना है 3-4 साल का 5 साल का है तो साथ रनिंग पे लेके जाओ, तो इससे फिर वो बच्चा थोड़ा सा कूल डाउन ठीक। होता है। अच्छा, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी इस तरह का है कि आपने एक दिन में इतनी टाइम के लिए थेरेपीज देनी है, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं? जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, एक ऑटिस्टिक बच्चे को एक 40 आवर्स पर वीक उनके रिकमेंडेड है कि इसको देने हैं, जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं कि हम्म 40 आवर्स पर वीक, लाइक आलमोस्ट ये बनता है कि 8 घंटे डेली। हम्म। तो 8 घंटे डेली आप ना पेरेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं हाँ एक हाँ। प्राइवेट इदारे को, और ना ये सारी चीज़ें पॉसिबल होते हैं, तो फिर सेम वही चीज़ मैंने आपको बताया कि हम फिर ये करते हैं कि हम पेरेंट ट्रेनिंग करते हैं। जो हमारी सीईओ है डॉक्टर जवाहर आलवी, उनकी प्रॉपर कोर्सेज हैं। वो पेरेंट ज़रूरी नहीं कि वो साइकोलॉजिस्ट हों या स्पीच थेरेपिस्ट हों। अगर उसने एफ ए बी किया, बीए किया, या जो भी इसके क्वालिफ़िकेशन हैं वो कर सकते हैं। वो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। उनका सिर्फ मकसद यही होता है कि पेरेंट के पास बच्चा ज़्यादा होता है, लाइक अगर मेरे सेंटर में वो आता है तो 2 ढाई 3 घंटे मेरे पास आता है, बाकी तो 20 घंटे पेरेंट के पास ही होता है। तो उनको हम फिर पेरेंट को ट्रेन करते हैं। सेम वो होम प्लान हम दे देते हैं पेरेंट्स को कि ये आपने घर में अप्लाई करना है, बल्कि प्रॉपरली हम पेरेंट्स से ये भी कहते हैं कि आप एक वीडियोस बना के दे दें। वो एक प्रॉपर हम सेटअप बना के देते हैं कि इस तरह हमारा सेटअप है, अपने घर में एक कॉर्नर में ये एक सेटअप बनाना है, बच्चों को टाइमली ये थेरेपी इधर कराना होता है। तो रिकमेंडेड तो 40 आवर्स पर वीक हैं, हम्म। बल्कि फिर ये है कि हम पेरेंट ट्रेनिंग करते हैं और होम प्लान देते हैं, तो इससे थोड़ा वो मैनेज हो जाते हैं। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें होगी जो आप ऑटिज़म के लिए बच्चों के साथ, मतलब कि बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऑटिज़म की अवेयरनेस के लिए बेसिस क्या कर रहे हैं? बेसिस लाइक अप्रैल का महीना है, ये तो हमारा प्रॉपरली ऑल ओवर पाकिस्तान ये चलता है अवेयरनेस के लिए। लाइक हम डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं, हम पार्क्स में जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हम विज़िट्स करते हैं, प्रॉपरली टीम मैनेज करते हैं, टीम अरेंज करके लिम भेज जाते हैं। लाइक हम स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अब पेरेंट्स को पता नहीं होता, टीचर्स को भी इतना आइडिया नहीं होता। बस वो बच्चा क्या होता है कि बच्चा, उनको हम अवेयर करते हैं कि अगर आपके बच्चा यहाँ पे आपके साथ सीटिंग्स पे नहीं है, बाकी बच्चे कापी वगैरह राइटिंग वगैरह करते हैं, वो नहीं करता है, वो शरारतें करता है, वो दूसरों को तंग करता है या किसी को हीट करता है, तो वो कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप टाइमली पेरेंट्स को रिपोर्ट करें और पेरेंट्स को काउंसलिंग करें कि आप जाए किसी पीडियाट्रिशियन से या चाहे साइकोलॉजिस्ट से या ऑटिज़म स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करें। तो हम स्कूल भी जाते हैं, जनरल पब्लिक जो पब्लिक प्लेसेस है लाइक पार्क वगैरह हो गए, हम डिफरेंट पार्क जाते हैं, वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ज़्यादा पार्क भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को पता चलता है। प्रॉपरली हम वो पम्पलेट तकसीम करते हैं। एनुअली हमारा एक डे सेंट थॉमस में भी होता है, वहाँ पे अच्छा। भी हम प्रॉपर जाके 11 AM to 11 PM वहाँ पे हम प्रॉपरली लोगों को वो गाइड करते हैं, और अवेयरनेस पूरा टीम हमारा वहाँ पे मौजूद होता है, लोगों को गाइड करते हैं इस रिगार्डिंग। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन हर सिटी में हमारा ये पूरा अप्रैल का महीना जाता है। इसके अलावा भी हम टाइम टू टाइम मंथली या 2 मंथ में हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में हम जाते हैं, वहाँ पे ये अवेयरनेस कैंपेन कराते हैं। हमें कुछ जनरल मिसकंसेप्शंस बताएं जो ऑटिज़म के बारे में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। सबसे पहले जो मुझे चीज़ आता है, तो जो पेरेंट्स आते हैं कहते सर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो एक्सेप्टेंस की वजह है कि वो पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करते, वो ये है, पेरेंट खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरा बेटा ठीक है। वो पहला उनको क्वेश्चन होता है कि सर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं उनको कहता है कि आपका बेटा ठीक है, आपका बेटा कोई बीमार नहीं है, उनको कोई हेड एक नहीं है, उनको कोई मैदे की बीमारी नहीं है, बुखार नहीं है जो मैं दवाई दे के उसको ठीक कर लूँ। आपका बेटा ठीक है, आपका बेटा डिफरेंट है। सिर्फ यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करना है कि ये बच्चे ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है जो एक डिफरेंट तरीके से वो सोचते हैं या वो बिहेव करते हैं।
मैं मोस्टली एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं चला जाता हूँ अफ्रीका के जंगल में, तो वहाँ पे तो कोई किसी को ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, उन लोगों की अपनी एक ज़ुबान है। तो वहाँ पे मैं सेम ही अटेस्ट की बच्चा होगा, मैं खाने के लिए भी रहूँगा, मैं पानी के लिए भी रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी तो किसी को ये पता नहीं कि पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है। उन लोगों को तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तो मैं सेम यही बिहेवियर शो करूँगा। तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हम बच्चों को अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल ठीक। आप कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बताएं जी बिल्कुल। हम जिसमें ऑटिज़म के जो ट्रीटमेंट्स हुए हैं उसमें कोई सक्सेस स्टोरी हो, और जो लोगों को, एटलीस्ट जो लोग जिस तरह से पेरेंट्स आके आपसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो उनके लिए एक थोड़ी सी होप हो उससे। ऑफ कोर्स हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा है, ये नहीं कि एक दो तीन ही हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो कि हमारे पास स्कूल से ही आए हैं, स्कूल ने ही रिकमेंड किया है, या पेरेंट डायरेक्ट स्कूल गए भी नहीं हैं, वो हमारे पास हैं। वो अभी सिटी स्कूल में भी हैं, डिफरेंट स्कूल्स में वो बच्चे अभी नॉर्मल मेन स्ट्रीम में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बच्चों के साथ खेलते भी हैं। बल्कि इवनली अभी इसी मंथ, लास्ट मंथ अप्रैल के महीने में हमारे 2 बच्चे मेन स्ट्रीम में चले गए। सही। मेन स्ट्रीम में उन स्कूल में एडमिशन हो गया था, क्योंकि पेरेंट का तो सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है कि जो मेरा बेटा है वो बाकी बच्चों के साथ सेम खेले, सेम पढ़े, सेम आए जाए। तो बच्चे, हमारा तो मेन पर्पज़ यही होता है कि बच्चों को हम रोबोट ना बनाएं, कि बच्चों को बोला कि बेटा इनको सलाम करो, बेटा ये ले लो। बच्चों को रोबोट ना बनाना, हम जनरलाइजेशन कराते हैं। तो अभी हमारे कुछ बच्चे मेन स्ट्रीम चले गए हैं, और तकरीबन बेसिस पेशावर और रावलपिंडी से अभी तक 22 बच्चे हैं जो कि मेन स्ट्रीम में अभी तक वो चले अच्छा, गए, और नॉर्मल बच्चों के साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो जनरली चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं बच्चों को? चैलेंजेस यही हैं कि बच्चों के सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, लाइक बाकी बच्चे खेलते हैं वो नहीं खेलते बाकी बच्चों के साथ। जो इनके बिहेवियर्स होते हैं वो बाकी बच्चों के साथ बिहेवियर्स भी डिफरेंट होते हैं। वो एक जगह बैठते नहीं हैं, लाइक अगर एक सपोज़ एक क्लास है छोटे बच्चों का, तो वो बाकी बच्चे बैठे होते हैं, वो बच्चा नहीं बैठता, वो क्लास में इधर उधर घूमता है, जिसकी वजह से वो या खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं कि बच्चों को फेस करने होते हैं। और बच्चे के सेंसिटिव इश्यूज जब ज़्यादा हो जाते हैं स्पीच की वजह से, तो मोस्टली पेरेंट कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की रोता बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन करता है, वो बोल नहीं सकता। अगर आप मेरी मुंह बंद करें, मैं बात नहीं कर सकूँगा, तो एक्सप्रेस ना कर मुझे सकें। गुस्सा भी आएगा, मैं शोर करूँगा, मैं चीज़ों को लात भी मारूंगा, मैं टेबल को गिराऊंगा, क्योंकि मुझे तो पानी चाहिए, मैं आपने मेरी मुंह बंद किया है। सेम इसी तरह है, अगर बच्चा बोल नहीं सकता तो वो बच्चा रोएगा, वो बच्चा एग्रेशन शो करेगा, वो किसी चीज़ में गिराएगा, क्योंकि वो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहा है। कि क्यों मैं ये कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि इन बच्चों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो पेरेंट को भी चाहिए, वो थेरेपिस्ट हों, वो उनका दोस्त हों, वो उन मोहल्ले की दुकानदार तक भी, कोई भी बच्चा इनके साथ इन इस जैसे बच्चों के साथ जो भी बंदा इंटरेक्ट करता है, उनको कहते हैं बच्चों को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग ही ज़रूरी है। या बच्चों को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करें तो इन बच्चों की हमें समझ नहीं आती। हमें अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे को क्या चीज़ चाहिए है। अगर तो सपोज़ वो रोता है तो ज़ाहिर बात है उनको दर्द होगा, उनको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी। तो यही चैलेंजेस होते हैं बच्चों को जो फेस करते हैं। जब एक ऑटिस्टिक बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाता है, जैसे कि पेरेंट्स या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते या उन्हें खुद भी आइडिया नहीं होता इस चीज़ का, तो वो एक नॉर्मल स्कूल में जाता है, वहाँ पे उसे बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा होता। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, हमारा ना प्रोटोकॉल भी यही है कि बच्चों को जितना नॉर्मल बच्चों के साथ आप खेलने दें, या हम पेरेंट्स को भी यही कहते हैं कि आप कि जो घर में और कोई बच्चा है या कोई भी लड़का है घर में, आप बच्चे को उनके साथ खेलने दिया करें, ताकि बच्चे का सोशलाइजेशन होते हैं। लेकिन स्कूल में ये होते हैं, हम खुद भी यही कि जब बच्चा हमारे पास 50 60 70% बच्चा हमें लगता है कि नॉर्मल हो गया, फिर उनका एक असेसमेंट है वो हम करते हैं, फिर पेरेंट्स को हम खुद भी मशवरा देते हैं कि नाउ ही शी इज़ रेडी टू गो फॉर मेन स्ट्रीम।
वो हम खुद भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं कि बच्चा अगर इनिशियली हैं, उनके बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ हैं, बच्चा बोल नहीं सकता, तो इस कंडीशन में अगर आप बच्चे को भेजें स्कूल में, तो वहाँ पे नॉर्मल बच्चे होते हैं। और बच्चों को तो ये नहीं पता होता है कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है। हम्म। 5-2 बच्चों को पेरेंट्स ने बताया होगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो जब है नहीं इतनी अवेयरनेस, जिनका बच्चा कोई आर्टिस्टिक कंडीशन के साथ नहीं है, तो उनको क्या आइडिया है कि ऑटिज़म भी कोई वो इस तरह हम्म। कंडीशन है या इस तरह इश्यूज होते हैं। तो मसला यहाँ पे ये आता है कि बच्चा जब आप क्लास में होता है, बच्चा बैठता नहीं है, बच्चा कमांड फॉलोइंग नहीं करता, उनका आवाज़ ले लेते कि फ़लाना जवाद इधर देखो, जवाद वो करो, तो वो बच्चा वो नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्स नहीं करता, और बच्चा बैठता नहीं है, बच्चा दूसरे बच्चों को हिट करता है या ख़ुद को हिट करता है। तो ये फिर वो बिहेवियर्स है कि इनके मैनेजमेंट पहले ही ज़रूरी है, क्योंकि हम्म। इससे फिर ये होता है कि बच्चा दूसरे बच्चे उस पर हंसते हैं, दूसरे बच्चे उसको तंग करते हैं, बुली शुरू कर देते हैं। तो इससे फिर वो बच्चा एक लो स्टीम में चला जाता है, एहसास कमतरी में आ जाता है कि ये तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, या ये मैं हम्म। मुझ में कोई कमी है जो बाकी बच्चे ये कर रहे हैं और मुझ पे हंसते हैं। तो हम पेरेंट को ये कहते हैं कि पहले इनको जो अगर तो बिहेवियर्स है, एक बिहेवियर पहले मैनेज करें, उसके बाद फिर स्कूल मैनेज किया। बिल्कुल ठीक। सबसे एंड में आप ऑडियंस के लिए, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मेरा तो सबको यही मैसेज है, हर जगह मैं सबको कहता हूँ कि जिनके बच्चे ऑलरेडी इस कंडीशन के साथ हैं या जिनके नहीं हैं, जो पेरेंट्स हैं या और जो हमारे पब्लिक है, सबके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो पार्क है, चाहे वो मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कहीं पे भी आपको इस तरह कोई बच्चा नज़र आया जो आपके बच्चों से या दूसरे बच्चों से वो डिफरेंट बिहेव करता है या डिफरेंट है, तो प्लीज़ स्टॉप कि आप उनको जज करें, आप उनके पेरेंट के साथ करें, आपका बेटा तो ये है, आपका बेटा तो बोल नहीं सकता, ये तो बैठता नहीं है। तो प्लीज़ स्टॉप जजिंग, उनको इनकरेज करें, हम्म। और इन बच्चों को अप्रिशिएट करें। और अप्रिशिएशन सबसे बेहतरीन थेरेपी इन बच्चों की। अगर आप इन बच्चों को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़े से अच्छे काम पे उनको अप्रिशिएट करें, तो ये बच्चा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बदकिस्मती से हम जजिंग शुरू कर देते हैं, फिर यही रीज़न है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट भी नहीं करते इस चीज़ को कि मेरा बेटा इस कंडीशन में है, क्योंकि फिर पेरेंट्स को भी मुश्किलात होते हैं हम्म। पब्लिक गैदरिंग में। तो पब्लिक को, सबको, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको यही मैसेज है हमारा कि इन बच्चों को अप्रिशिएट करें, इनको इनकरेज करें। आपको कहीं पे भी आप नज़र आ जाते हैं इस तरह बच्चे, तो उनको इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, जज ना करें। और इस तरह उनके पेरेंट को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि बिल्कुल। वो भी एक अजीब से इन्वायरमेंट में और अजीब से एक कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। हम इमेजिन नहीं कर सकते। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टाफ से ये बात डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास बच्चा 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आता है, तो हम इतने विजिलेंट और इतना केयरफुली होते हैं कि बच्चा गिर न जाए, बच्चे को कुछ लग न जाए, बच्चा कोई चीज़ न गिरा दे। तो इमेजिन करो इन पेरेंट्स का क्या होगा जिनके साथ 24 आवर होता है। वो पेरेंट क्या खाना खाते होंगे, उनकी क्या नमाज होगी, क्या हाँ। पब्लिक गैदरिंग में उनकी क्या सीटिंग होगी। तो बिफोर जजिंग देम, एक्सेप्ट देम और अप्रिशिएट देम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपने मच। टाइम निकाला। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।